नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास बेनज़ीर दरिया किनारे का ख्वाब का चौथा भाग। इस बीच चिकनकारी और कम हो गई। खाना पीना, अम्मी का काम, दुकान का भी कुछ न कुछ देखना पड़ता था। इन सब से रात होते होते इतना थक जाती थी कि रात में उंगलियाँ जल्दी ही जवाब दे जाती। और जाहिदा, रियाज, यह टाइम तो उनका भी होता था, मैंने बीच में ही टोकते हुए कहा। यह सुनते ही बेनज़ीर हंस पड़ी, फिर गहरी सांस लेकर बोली, जाहिदा, रियाज, उफ। दोनों मेरे लिए एक अजीब तरह की बला बन गए थे। यह बला पहले मुझे खूब मज़ा देती, लेकिन जब छूटे हुए कामों की तरफ ध्यान जाता तो बड़ा कष्ट देती। समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। वैसे मैं देख रही हूँ कि आपका मन भी उन्हीं दोनों पर लगा हुआ है। देखिए, उनके चक्कर में प्रश्न ही ना भूल जाइएगा। यह कहकर बेनज़ीर हंसी तो मुझे कोई संकोच या आड़ फील नहीं हुआ। मैंने भी उन्हीं के लहजे में कहा, आप निश्चिंत रहिए, प्रश्न भूलूंगा नहीं, बल्कि उन दोनों से कुछ नए प्रश्न भी गढ़ लूँगा। इस पर बेनज़ीर ने कहा, इसी कहते हैं कॉन्फिडेंस। खैर, 1 महीना पूरा होने के 9 दिन बाद जब मैं फिर ट्रेनिंग सेंटर जाने लगी तो अम्मी बोली, बेंजी सुन, आज अगर ठीक समझना तो मुन्ना से बात उठाना, किस्त का भी कल आखिरी दिन है। मैंने कहा ठीक है, मगर वहाँ पहुँचकर मैं मुन्ना से बात उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई। एक तो वह मुझसे बहुत ही कम बोलते थे, बस काम भर का ही। दूसरे जो भी बोलते थे वह इतना संकोच के साथ कि मुझे लगता या तो मुझसे भी ज़्यादा संकोची है। मगर जब स्टाफ की दूसरी लड़कियों से वह खुलकर बातें करते, हंसते बोलते, तो मैं सोचती कि क्या या मुझे इस लायक नहीं समझते कि मुझसे बातें करें। मुझे यह नज़रअंदाज क्यों करते हैं। मुझे भीतर ही भीतर लड़कियों और मुन्ना दोनों पर गुस्सा आती। खैर, एक बार फिर साबित हुआ कि सब्र का फल मीठा होता है। लंच के समय मुन्ना ने स्टाफ के एक एक सदस्य को अपने सजे धजे कमरे में बुला कर तनख्वाह देनी शुरू कर दी। उन सब से वह रजिस्टर पर साइन भी करवा रहे थे। यह देखकर मेरी सांसें फूलने लगी, पसीना आने लगा कि मुझे तो साइन करना आता ही नहीं। मन ही मन सोचा कि या अल्लाह, कितनी बड़ी तौहीन होगी। बरसों बाद मुझे उस समय उन टीचर की याद आ गई जो घर पर हम बहनों को उर्दू पढ़ाने आती थी और अब्बू से हम लोगों का दाखिला स्कूल में कराने के लिए कहती थी। अब्बू के ना मानने पर जोर दिया तो उन्होंने उन्हें काफिर कहकर जलील करके भगा दिया था। एक चीज़ से मैं और परेशान हो रही थी कि मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी क्या, क्योंकि मुन्ना एक एक करके सारे स्टाफ को बुला रहे थे। सब पैसा पाकर खुश हो रहे थे। जब आखिरी लड़की भी तनख्वाह लेकर निकल गई और मुन्ना रजिस्टर बंद करके अपनी कुर्सी से उठने लगे तो मेरा जी धक्क से हो गया। मन एकदम रो पड़ा कि यहाँ भी ठगी गई, मोहल्ले में ही ठगी गई। अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ जी तोड़ मेहनत का यासिला मिला। अम्मी को पता चलेगा तो बेचारी पर क्या बीतेगी। मन एकदम जोर जोर से रो रहा था। आंखों में आंसू भर आए थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोक पा रही थी। वह इतनी भर गई थी कि मुझे लगा कि अगर उन्हें पहुंचा नहीं तो आंसू बह चलेंगे। मैंने सबकी नज़रें बचाकर दुपट्टे की कोर से आंसू पोंछने शुरू किए ही थे कि मुन्ना सामने आ खड़े हुए। मैं सिर झुकाए हुए थी कि उन्होंने पूछ लिया, क्या हुआ बेनज़ीर? मैंने चौंक कर कहा, कुछ नहीं, आँख में कुछ चला गया था, वही निकाल ली थी। मैंने एकदम झूठ बोला था। अच्छा, निकल गया हो तो 2 मिनट के लिए मेरे कमरे में आ जाओ। इतना कहकर वह अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मैं भी पीछे पीछे पहुंच गई। उन्होंने बड़ी इज्जत से कुर्सी पर बैठने को कहा और मेरी तनख्वाह सामने रख कर बोले, गिन लीजिए इत्मीनान से। यूँ तो तनख्वाह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन मेरे लिए यह निश्चित ही एक बड़ी रकम थी। एक साथ इतनी रकम पहली बार मिली थी तो मैं रोक नहीं पाई खुद को। आंसू लाख कोशिशों के बावजूद बह चली। होंठ फड़कने लगे। मुन्ना को मेरी हालत समझते देर नहीं लगी। उन्होंने बड़ी समझदारी से कहा, अपनी मेहनत की कमाई पाकर वाकई बहुत खुशी होती है।
भगवान चाहेगा तो आप अपनी मेहनत से बहुत आगे जाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा रकम कमाएंगे। उन्होंने फिर गिनने को कहा तो मैं बोली, आपने गिन लिया है, मुझे यकीन है, फिर से गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बोले, नहीं, रुपए हमेशा गिन कर लेने और देने चाहिए। अंततः मुझे वहीं पर गिनना पड़ा। रुपए गिनकर मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है। मैंने उन्हें शुक्रिया भी कहा। तभी उन्होंने मेरे लिए जो सबसे बड़ा जी का जंजाल था, रजिस्टर मेरे सामने रख दिया और साइन करने के लिए कहा। पेन आगे बढ़ाई तो मैंने कांपते हाथों से पकड़ तो लिया, लेकिन हाथ रजिस्टर के पन्ने पर रख नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि पेन भी ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। मुन्ना को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, आप परेशान ना हो, या लीजिए, इससे तो और भी अच्छा काम चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने स्टैम्प पैड खोलकर मेरे सामने रख दिया। अंगूठा लगाते हुए मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि कह नहीं सकती। मन हुआ कि कहाँ छिप जाऊँ कि मुन्ना देख ना सकें। उस कुछ ही वक्त में अपने वालिदैन पर इतनी गुस्सा आई कि मैं बता नहीं सकती। किसी भयानक तूफान सी यह बातें दिमाग में घूम गई कि अपने बच्चों को क्या इतना भी नहीं पढ़ा सकते थे कि वो अपना नाम लिख सके। उन्हें दुनिया के सामने किसी अंधेरी दुनिया से आए जानवरों की तरह न रहना पड़े। हमारा कसूर क्या था जो हमें जाहिल बनाकर रखा? इसलिए कि हम लड़कियां थीं, इसलिए पढ़ लिख नहीं सकती थी, जाहिल बने रहें, जाहिल ही होकर जिए, जाहिलियत ही लिए हुए मर जाएं? क्या हमें कोई हक ही नहीं था कि हम पढ़ लिख सकें या पढ़ लिख सकते, इंसान बन सकते? कितना मन होता था कि मोहल्ले की बाकी लड़कियों की तरह हम भी स्कूल जाएं, पढ़े लिखें। मगर अब्बू एक ही रट लगाए रहते थे कि नहीं, लड़कियों का स्कूल जाना, लिखना, पढ़ना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, हराम है। पता नहीं कहाँ से ऐसी जाहिलियत भरी बातें पढ़कर सुनकर आते थे। और अम्मी बाकी बातों के लिए तो अब्बू से लड़ जाती थी, घर को जंगे मैदान बना देती थी। अगर इस मुद्दे पर भी आगे बढ़ती, आगे आ जाती, अब्बू को तैयार करती कि नहीं, हम भी पढ़ लिख सकें, दुनिया के और लोगों की तरह इंसान बन सके। अम्मी को हर हाल में उन टीचर को रोकना चाहिए था जिनसे अब्बू ने झगड़ा किया था और उन्हें काफिर कहकर जलील करके भगा दिया था। वह अम्मी के साथ साथ एक औरत भी तो है। उन्हें अपनी लड़कियों के बारे में अब्बू से ज़्यादा सोचना चाहिए था। अब्बू को अपने जीवन की इस सबसे बड़ी गलती को करने से रोकना चाहिए था। गलती नहीं बल्कि या तो गुनाह है, गुनाह एक कबीरा। अम्मी में वह कुव्वत थी कि वह अब्बू को या गुनाह करने से रोक सकती थी। मैं तो यही मानूंगी कि तुम भी अब्बू के साथ इस मामले में एक थी। तुम भी अब्बू की तरह मानती थी कि हम लड़कियों को पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है। और जो तुम थोड़ा बहुत बदली हो तो हालात और मेरी जैसी औलाद के कारण ही बदली हो। अम्मी, आज मैं तुमसे अपने इन सवालों के जवाब ज़रूर मांगूंगी कि हमें तुमने इस तरह जाहिल क्यों बनाया। तुमने एहसास कराऊंगी हमारी आज कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है, जो दरअसल हमारी नहीं, सही माने में तुम्हारी ही बेइज्जती है। मैं जब बड़े गुस्से में पहुंची तो अम्मी लेटे लेटे टीवी देख रही थी और मुझको देखते ही बोली, बहुत देर लगा दी बहन जी, आज ज़्यादा लड़कियां थी क्या? मैं कोई जवाब दिए बिना उन्हीं के पास बैठ गई। फिर अपने दिल के पास हिफाजत से रखी अपनी पहली तनख्वाह निकाल कर अम्मी के हाथों में थमा दी। बुर्का पहनने पर यह आसानी रहती थी कि कई चीज़ें आसानी से रख लेती थी। अम्मी ने तनख्वाह वापस मेरे हाथों में थमाते हुए कहा, अरे मेरी बिटिया, इसे तू ही रख, इस पर तेरा ही हक या तेरी जी तोड़ मेहनत की पहली कमाई है। अल्लाह ताला तुझे और तरक्की दे, तू और आगे बढ़े। इतना कहकर उन्होंने मेरी पेशानी चूम ली। मैंने पैसे अम्मी को वापस थमाते हुए कहा, इसे तू रख, मैं क्या करूँगी इनका। तू आ बोली, अब तुम ही संभालो, तुम्हें ही सब करना है, तो मैं क्या करूँगी इनका। या तेरी मेहनत का है, तेरी हुनर का इनाम है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हुनर कभी बेकार नहीं जाता, वह आदमी को बड़ी ताकत देता है। अम्मी की इन बातों के बावजूद अंगूठा लगाने से जो गुस्सा था मेरे मन में, मैं उसे बाहर आने से रोक ना पाई। मैंने कहा, हाँ अम्मी, लेकिन हुनर का कोई मतलब तभी है जब पढ़ाई लिखाई भी साथ हो, नहीं तो हुनरमंद या मजदूरी करने वाली में मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता। वह भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं। यह देखो सबूत।
मैंने अपना अंगूठा उनके सामने कर दिया जिसमें स्टैम्प पैड की स्याही लगी हुई थी। उसे देखकर अम्मी ने पूछा, यह क्या, अंगूठा कहाँ लगाया? मैं भरे गले से बोली, मुन्ना पढ़ के रजिस्टर पर सभी लोग अपनी तनख्वाह लेकर अपनी साइन कर रही थी, मगर मुझे तो पेन भी पकड़नी नहीं आती। अम्मी सोचो कितनी जलालत झेलनी पड़ी मुझे। मुझसे आधी आधी उम्र की लड़कियां साइन कर रही थी और सबसे उम्र दराज होकर भी मैं रजिस्टर देखकर पसीने पसीने हो रही थी। मेरी बात आवाज़ का मतलब समझते ही अम्मी बोली, तो फिर उन लड़कियों ने तुम्हें? अब तक मेरे आंसू निकलने लगे थे। मैंने कहा, कोई नहीं जान पाई। शायद मुन्ना मेरी जाहिलियत जानते थे, इसलिए मुझे सबसे बाद में बुलाया, पहले पेन पकड़ाई, मगर मेरे कांपते हाथों को देखकर समझते हुए बोले, कोई बात नहीं। आप सोचो अम्मी, हमारी जाहिलियत ने हमें जहालत के कितने गहरे अंधेरे गहरे गड्ढे में डाला हुआ है, जहाँ इतने गहरे कीचड़ में फंसी हुई हूँ कि निकल ही नहीं पा रही हूँ। अम्मी, हम लोगों को आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ाया? हम और लोगों की तरफ पढ़ते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, कौन सा हम मजहब से बाहर चले जाते। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब खातून पढ़ाने आती थी तो कई बार बताया था कि मजहब सभी को पढ़ने लिखने जानकार बनने का हक देता है। वो हमें पढ़ाना चाहती थी, वह चाहती थी कि हम भी पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, लेकिन अब्बू उन्हीं से लड़कर गए, उन्हें ही भगा दिया, उन्हें ही काफिर कहकर जलील किया, भगा दिया। और तुम भी चुपचाप यह सब देखती रही, सुनती रही, एक शब्द भी ना बोली। अम्मी, मेरे अंगूठे पर लगी स्टैम्प पैड की यह स्याही मेरे माथे पर ही नहीं बल्कि पूरे खानदान के माथे पर लगी कलंक की स्याही है। यह हम लोगों पर पढ़े लिखे सब समाज का एक जोरदार तमाचा है जो हमें इस बात की सजा दे रहा है कि हम सब समाज में रहते हुए भी असभ्य क्यों बने हुए हैं। यह कहते कहते मैं रो पड़ी। अम्मी मेरी तनख्वाह अपने हाथ में पकड़े उसे एकटक देखती रही। कुछ देर बाद भी जब मैं सिसकती रही तो अम्मी ने अपनी चुप्पी तोड़ी, मेरे सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, बेन जी, तू हुनरमंद तो बहुत है, इसीलिए तुझे एक साथ 15,000 रुपये तनख्वाह मिली है, लेकिन तूने यह बड़ी गैर मामूली बात कही कि पढ़ाई लिखाई के बिना हुनर बेकार है, उसकी कोई कदर नहीं है, वह किसी मतलब का नहीं है। तेरे अल्फाजों ने मुझे बहुत गहराई से वह बातें जरा देर में समझा दी जो मुझे बच्चे पैदा करने से पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। वह कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। मैं अपनी गलती सुधारूंगी, तुझे पढ़ाऊंगी। अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने की तनख्वाह तो अंगूठे का निशान लगा कर नहीं, इज्जत की कलम पकड़कर साइन करके लेगी। अम्मी ने बड़ी सख्ती बड़े जज्बे के साथ अपनी बात कही। तो मेरा गुस्सा कुछ कम हुआ। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या अम्मी, यह सब अब कहाँ हो पाएगा? ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ मुझे दाखिला मिलेगा? कौन मुझे पढ़ाएगा? इस पर वह पहले ही की तरह बोली, स्कूल ना सही, दूसरे रास्ते हैं। इस टीवी ने किस्तों को लेकर भले ही जहमत खड़ी कर दी है, लेकिन तमाम बातें भी पता चलती रहती हैं। इसमें उम्रदराज लोगों के पढ़ने लिखने के बारे में भी बहुत बार देखा है। यह सुनकर मैंने कहा, बस अम्मी, मैं पढ़ने लिखने जाकर अपनी और फजीहत नहीं कराऊंगी। मगर अम्मी चुप नहीं हुई और बोली, सुन, मुन्ना तो जान ही गया है, उससे अब क्या छुपाना। उसी से कहेंगे कि वह पढ़ने का इंतजाम भी करवा दे, यहीं घर पर ही, नहीं तो कम से कम वो साइन करना तो खुद ही सिखा दे। अरे हाँ, ऐसा कर, उसके पैसे भी वापस करने हैं। और उसने वो क्या कहा था कि चिकन के कपड़ों को जो तुम बना रही हो उसे टीवी पर कहाँ बेचने को कह रहा था। महीना भर हो रहा है, उसने कुछ बताया भी नहीं, वह भी पूछ लेंगे। बेनजीर, जब कदम निकाला है तो तुम्हें कुछ नहीं बहुत कुछ करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। मैं हर हाल में यही कहूँगी कि अगली तनख्वाह तू साइन करके ही ले। अम्मी की बातें सुनकर मैं कुछ देर उन्हें देखती ही रही, फिर हल्के से मुस्कुराती हुई बोली, अम्मी, मैं तो समझ रही थी कि मेरी बातों से तू गुस्सा होगी, कहोगे चल बस कर, 4 पैसे के कमा लिए, बड़े बोल निकलने लगे, अब हर काम में मुझको ही नसीहत देगी। बहुत हुआ, अब घर के बाहर कदम ही नहीं रखना। काम हो, किस्तें जमा हो या भाड़ में जाए,
रही टीवी तो कह दूंगी कि अपना टीवी वापस ले लो, नहीं है मेरे पास पैसा। लेकिन तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैंने भी वहाँ अंगूठा लगाते समय सोच लिया था कि चाहे जैसे हो साइन करना तो ज़रूर सीख लूँगी, अगली बार साइन करके ही तनख्वाह लूँगी। तो बिटिया अब तो तू खुश है ना, सब तेरे मन का हो रहा है। अम्मी ने जब यह कहा तो उनकी प्यार भरी आवाज़ सुनकर मैं अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी कहकर उनके गले से लग दी। अगले दिन मैं अम्मी का संदेशा मुन्ना को मैंने दे दिया। वह सारे काम धाम करके घर आया तो मैं उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आई और बातचीत में भी शामिल हो गई। पिछली बार की तरह दरवाजे की आड़ में नहीं गई, लेकिन अम्मी की आड़ में जरूर बैठी रही। अम्मी ने उससे शुक्रिया कहा तो मुन्ना ने कहा, अरे चाची, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, बेनज़ीर की मेहनत का ही है सब। यह अपने काम में बहुत माहिर है, मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो मैं तो पहले ही संपर्क करता। जो पैसे बाहर किसी को दे रहा था वह घर में ही रहते। यह सुनकर अम्मी बोली, बेटा क्या करे, समय के आगे हम कुछ नहीं कर पाते। जिस चीज़ का समय जब आता है वह तभी होता है। इसके साथ ही अम्मी ने मुन्ना से किस्त वाले पैसे लेने, ऑनलाइन सेल और साइन की बात उठाई तो उसने पैसों के लिए साफ मना करते हुए कहा, जब टीवी की किस्तें ख़त्म हो जाएं तब आप मेरे पैसे दीजिएगा। साइन के लिए बोला, कल एक कॉपी पेन इन्हें दे दूंगा, साइन भी बता दूंगा, उसी में यह प्रैक्टिस करेंगी। ऑनलाइन सेल की कार्रवाई होती रहेगी। कल जब यह आएंगी तो वहीं कंप्यूटर पर कर दूंगा। ध्यान नहीं था, नहीं तो लैपटॉप लेकर आता। मुन्ना ने बड़े विस्तार से सब बता दिया। जब वह बता रहा था तब मैं उसकी बातों में जैसे खो गई थी। मुझे उसकी बात करने का लहजा बहुत खूबसूरत लग रहा था। उनके जाते ही अम्मी ने कहा, बेनजी ऐसा है, कल सबसे पहले किस्त जमा कराओ, कल आखिरी दिन है, नहीं तो वह मुँह फिर मुन्ना को फ़ोन कर देंगे। मैंने कहा ठीक है अम्मी, लेकिन वह 10 बजे के बाद पैसा जमा करते हैं। यहाँ सेंटर में 9 बजे पहुँचना है, बीच में छुट्टी लेना मुनासिब नहीं है। मुन्ना कहेंगे कि अभी पहली तनख्वाह उठाई और लापरवाही शुरू कर दी। यह सुनकर अम्मी बोली, बात तो तू ठीक कह रही है, फिर कैसे होगा काम। मैंने कहा एक ही रास्ता है कि शाम को 6 बजे जब सेंटर से लौटूं तो तुरंत वहाँ चली जाऊँ। तो अम्मी बोली, ठीक है बेनजी, एक बात कहूँ, मैं ख्वाबों में भी नहीं सोचा था मैंने कि एक एक करके मुझे सारे काम एक दिन अपनी फूल सी बेनजी के कंधे पर डालना होगा, मगर कर भी क्या सकती हूँ, जैसी अल्लाह की मर्जी। अच्छा हाँ, मुन्ना क्या कह रहा था कि वह कौन सा डाइट, अरे वह भला सा नाम ले रहा था, बड़ा मोबाइल लेना पड़ेगा तभी वह सब बेचने बाचने का काम हो पाएगा। मैंने कहा हाँ अम्मी, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए कह रहा था, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। अम्मी बोली, वह तो बहुत महंगा होगा। मैंने कहा हाँ अम्मी, 15-16 हज़ार से कम का तो क्या होगा। मेरे मन में एक बार आया कि अम्मी को बता दूं कि बहनोइयों द्वारा चुपके से भेजा गया एक मोबाइल आज भी मेरे पास है। मैं उसे खूब अच्छे से चला लेती हूँ। तुम्हारे साथ टीवी इसीलिए नहीं देखती क्योंकि मैं पहले से ही सब कुछ उसी पर देखती आ रही हूँ, वह सब भी जो आपके साथ टीवी पर देख नहीं सकती, क्योंकि वह सब टीवी पर आ भी नहीं सकता। बेनज़ीर के यह कहते ही मैंने पूछा, आप ऐसा क्या देखती थी मोबाइल पर जो टीवी पर नहीं आता, और अम्मी के साथ आप देख भी नहीं सकती थी। मेरे इतना पूछते ही बेनज़ीर ने बड़ी अर्थ भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरी बातों का अर्थ नहीं समझ पाए। मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं पॉर्न मूवीज़ की बात कर रही हूँ। एक बात यह भी कह दूँ कि माने या ना माने, जिसके पास मोबाइल होता है वह कभी ना कभी ज़रूर देखता है। जैसे बहनों के जाने के बाद एक दिन अचानक ही खुल गया था और मैं अचरज में पढ़कर देखती रह गई। तभी से जब मन होता तब देख लेती। ऐसे ही हर कोई किसी न किसी दिन देख लेता है। उसमें सारे के सारे औरत मर्द जायदा रियाज वाला ही खेल खेलते दिखते हैं। सब बड़े गंदे गंदे से दिखते हैं, फिर भी चाहकर भी देखने को हम खुद को रोक नहीं पाते। मैं भी जब देख लेती थी तो उन सबको तमाम लानत बेचती थी कि बेहया बेशरम कैमरे के सामने ऐसी हरकतें करते हैं, अपनी शर्मगाहों की ऐसी नुमाइश करते हैं, तुम लोगों को लाज नहीं आती। तुम्हारा दिल नहीं कांपता कि तुम सारी दुनिया को दिखाने के लिए या जो करते हो
दिखाते हो चंद रुपए के लिए। कभी सोचा है कि तुम्हारी यह गंदी हरकतें कभी तुम्हारे बच्चों की नज़रों में पड़ जाएंगी तो क्या होगा? न जाने कितने बच्चे इस दौर से गुजर चुके होंगे, देखकर वह क्या सोचते होंगे कि उनके वालिद ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। लेकिन क्या ताज्जुब कि तुम सब बच्चों को भी यही सब दिखाकर उनको भी अपने जैसा ही बना देते होगे, जिससे वह तुम पर उंगली न उठाए। जो भी हो, मैं तुम सब पर हजार लानत भेजती हूँ। यह अजीब तमाशा देखिए कि जिसके बारे में सोचती कि यह गलत है, लानत भेजती, और जब पहली तनख्वाह मिली तो न जाने किस मूड में आ गई कि इन बेशर्मों को उस दिन खूब देख डाला। यह सुनकर मैंने कहा, क्या आज बता पाएंगे कि उस दिन ऐसा मूड क्यों बन गया? क्या पैसे मिलने के कारण एक तरह से आपने जश्न मनाया था? क्या चल रहा था उस समय मन में? कुछ तो साफ कीजिए। यह सुनकर बेनजीर बोली, मुझे लगता है कि आज भी बता नहीं पाऊंगी। मैं साफ कह रही हूँ कि शायद मैं आज भी बता नहीं पाऊंगी। मन में बस अजीब सी खुशी थी और उस खुशी को मनाने के लिए मेरे साथ कोई नहीं था, तो शायद वह जज्बात इस तरह से सामने आए। इससे ज़्यादा कुछ बताने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप आगे बताइए। तब बेनजीर आगे बोली, आगे या कि मैं जब अगले दिन सेंटर पर गई तो दिन भर बेसब्री से इंतज़ार करती रही कि कितनी जल्दी छुट्टी हो और मैं बाजार हुआ हूँ। जब तक घर नहीं पहुँची तब तक मुझे यह इंतज़ार बहुत लंबा लगा। आते ही पहले अम्मी को चाय नाश्ता दिया, फिर जल्दी से तैयार हुई कि देर ना हो जाए। नए कपड़े बदले, हल्के नीले रंग का खूब कड़ा हुआ चिकन का सूट पहन लिया था, कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा। उसको लाने के बाद उसमें मैंने अपने मन से और ढेर सारी डिजाइनें बना दी थी, जिससे वह देखने में और ज़्यादा खूबसूरत और बहुत महंगा लग रहा था। दुकान द्वारा यह रिजेक्ट सूट भी मैं महीने भर की बचत के बाद ही खरीद पाई थी। बड़े जोश में तैयार होकर अम्मी से पैसे मांगे। किस्त देने के अलावा कुछ और भी खरीदारी करनी थी। अम्मी ने पैसे देते हुए कहा, संभाल कर जाना बेटा, ज़्यादा देर नहीं करना, ज़्यादा अंधेरा ना होने पाए। सूट की तारीफ करते हुए अम्मी ने कहा, बेंजी, यह तो तुझ पर बहुत फबरा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी बेंजी को दुनिया की नज़र ना लगे। वह दुआ दे रही थी और मैं सोच रही थी कि कहीं अम्मी यह ना कह दे कि बेंजी, चिकन के कपड़े हल्के होते हैं, तू बुर्का डालकर बाहर जा। लेकिन मैं बच गई। वह इस बारे में कुछ बोली ही नहीं। मैंने उनकी दुआओं की ताकत ली। जल्दी से रिक्शा लिया और किस्त जमा कर दी। किस्त जमा करके मैंने इतनी राहत महसूस की बता नहीं सकती। वहाँ से निकली तो सबसे पहले कपड़ों की दुकान पर गई। वहाँ अम्मी के लिए एक सेट कपड़ा और उनके बिस्तर के लिए 2 चादर, तकिया, कवर भी लिया, क्योंकि चादर और तकिए के कवर बहुत पुराने हो गए थे, कई जगह फट गए थे। यही हाल मेरे बिस्तर का भी था, लेकिन अपने लिए नहीं लिया। सोचा पैसे बहुत ही ज़्यादा खर्च हो जाएंगे और फिर बिस्तर पर मैं सोती ही कितना हूँ। महीने में 20-22 दिन तो जायदा रियाज और फिर उनकी ही तरह के खेल कूद करने वाले लोगों को मोबाइल पर ही देखती रहती हूँ। उसके बाद तो ज़मीन, मेरा बिस्तर, चादर, तकिया होते हैं। तन के सारे कपड़े रात भर के लिए दीवारों से टकराए पड़े रहते हैं। कपड़े, चादर आदि खरीदने के बाद मेरे पास अच्छे खासे पैसे बचे थे। मन में आया, चलो कुछ और भी खरीदारी कर लूँ, मगर एक सामान सोचती तो कई और सामानों के फेहरिस्त सामने आ जाती, जिससे लगता कि पैसे कम पड़ जाएंगे। फिर वह सामान छूट जाता। मैं बाजार में इधर उधर देखती, लोगों को देखती, खुद में सिमटती, संकुचाती, लोगों को कनखियों से देखती। क्या वह लोग मुझे देख रहे हैं? आगे बढ़ती जा रही थी। असल में मुझे कपड़े खरीदते समय दुकान पर बड़ा संकोच हो रहा था। वहाँ गल्ले यानी कैश काउंटर पर बैठा आदमी बार बार मुझ पर नज़र फेंक रहा था। उसकी नज़र मेरी भरी पूरी छातियों से टकरा कर लौट जा रही थी। ऐसे ही टहलते टहलते मैं काफ़ी दूर तक चली गई। दुकानों में लगे सामानों को देखती उस मशहूर बाज़ार में पहुंच गई, जिसका बचपन से नाम सुनती आ रही थी।
गड़बड़ झाला। लखनऊ में गड़बड़ झाला बाजार महिलाओं के अंदरूनी कपड़े, साज, श्रृंगार, क्रॉकरी, क्राफ्ट आदि की बड़ी बाजार है। ऐसी पतली पतली गलियां कि लोग अगल बगल से निकले तो कंधे छिल जाएं। मेरे कंधे भी लोगों से टकरा रहे थे। अजीब सी सिहरन हो रही थी। खरीदारों में अधिकांश महिलाएं और लड़कियां थीं। बहुत सी महिलाओं के साथ दूध पीते बच्चों को से लेकर 10-12 साल तक के बच्चे भी थे। दुकान पर सामान बेचने वाले करीब करीब सब मर्द थे। मैं इस बाजार की भूल भुलैया सी तंग गलियों में एक एक दुकानदारों, खरीदारों, महिलाओं का मुआवना करती रही। मैं आश्चर्य में थी कि एक भी दुकानदार ऐसा नहीं मिला जो कपड़े वाले दुकानदार की तरह किसी महिला पर नज़र फेंक रहा हो, जबकि सब के सब महिलाओं से जुड़े सामान ही बेच रहे थे। उनके अंदरूनी कपड़ों, बाकी सामानों को डिब्बों से निकाल कर खोल कर दिखा रहे थे और महिलाएं बेहिचक अपनी पसंद, अपना साइज बता रही थी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि मैं उसी दुनिया में हूँ जहाँ महिलाओं से छेड़छाड़, बलात्कार की घटनाएं वैसे ही होती हैं जैसे रोज़ सुबह शाम होती है। छोटी छोटी दुकानों पर हर तरफ महिलाओं के सामान ऐसे टंगे थे जैसे धोबी घाट पर धोबी बड़ी सी डोरी बांधकर उस पर कपड़े फैलाता है। अब तक अंधेरा हो चुका था। दुकानें लाइट से जगमगा रही थी। मैं न जाने कितनी दुकानों को देखती चलती रही और बड़ी देर बाद यह तय कर पाई कि आज मैं अपने लिए अंदरूनी कपड़े खरीदूंगी। अम्मी तो अब कहीं निकलती नहीं। अब एक ना एक दिन तो मुझे खरीदना ही पड़ेगा। मेरे अंदरूनी कपड़े भी तो अम्मी के बिस्तर की चादर और तकिए की तरफ फट गए हैं। खींच तान कर किसी तरह टाँके लगा कर काम चला रही हूँ। अब तो रोज़ ट्रेनिंग सेंटर भी जाना पड़ता है। तमाम लोग होते हैं, कहीं कोई पट्टी सट्टी खुल गई या टूट गई तो बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। यह सोचते सोचते मैं कोई ऐसी दुकान खोजने लगी जिसमें सामान महिला बेच रही हो, लेकिन बड़ी मशक्क़त के बाद भी ऐसी दुकान ढूंढ नहीं पाई। तो एक दुकान में बड़ी हिम्मत करके चली गई। बहुत ही छोटी सी दुकान थी। दुकान के बराबर एक काउंटर बना हुआ था। दुकान की कुल लंबाई चौड़ाई एक बेड के बराबर ही थी। अंदर की तरफ दुकानदार था। एक पतली सी गली जिसमें ग्राहक खड़ा भर हो सकता था। मैं पहुंची तो एक महिला सामान पैक करवा कर निकल रही थी। 14-15 साल की एक लड़की भी उसके साथ थी। शायद वह उसकी बेटी थी। मेरे पहुंचते ही हुआ बड़ी तहजीब से दुकानदार बोला, आइए मैडम, बताइए क्या दिखाऊं। उसकी बात सुनते ही मेरी जैसे गिग्गी बन गई। मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सामने शीशे के शोकेस में दोनों कपड़े बड़े ही करीने से लगे हुए थे, ढेरों टंगे हुए थे। दुकानदार ने दोबारा पूछा तो मैं थोड़ा अचकचा कर बोलने की कोशिश करने लगी। इतना बुरी तरह हगलाने लगी थी कि शब्द साफ साफ निकल ही नहीं रहे थे। बस कपड़े की तरफ इशारा ही कर पाई। दुकानदार के लिए इतना इशारा काफ़ी था। वह समझ गया कि मुझे क्या चाहिए। उसने बड़ी शालीनता से कहा, आप परेशान ना हो, मैं अच्छी से अच्छी कंपनी का सामान दिखाऊंगा। फिर उसने नंबर पूछा तो मैं बगले झाँकने लगी, क्योंकि अम्मी हिला कर देती थी सब। उनमें कुछ में गिनती एक छोटी सी जगह लिखी तो रहती थी, लेकिन उन्हें मैं कभी पढ़ ही नहीं पाई थी। यह कहकर बेनजीर चुप हो गई। तो मैंने कहा, तो क्या आपको एक बार फिर से साइन करने वाली बात याद आ गई और आप में फिर वही गुस्सा, शर्मिंदगी? यह सुनकर बेनजीर बोली, अब क्या बताऊं? उस समय जैसी हालत से मैं गुजरी, जो एहसास मैंने किया, उसे क्या कहूं, कैसे कहूं, मेरे कुछ समझ में अभी तक नहीं आया। उस दुकानदार ने क्या सोचा समझा या भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मैं कुएं की मेढकी हूँ। मेरी यह हालत भागते उसे देर नहीं लगी। उसने मुझे अनपढ़ गंवार समझा था या संकोची, या तो वही जाने। लेकिन उसने बिना देर किए काउंटर पर नीचे की तरफ बनी अलमारी में से एक के बाद एक कई डिब्बे निकाल कर रख दिए। न जाने किन किन कंपनियों के नाम ले लेकर कपड़े निकाल कर दिखाने लगा। बोला, यह 46 नंबर आपके फिट होगा। इसका कपड़ा बहुत मुलायम है, गर्मी में बहुत आरामदायक है। यह 4 कलर में मिल जाएगा। आप पसंद करिए, वही पैक कर देता हूँ। अगर कोई कमी बेसी होगी तो कल दोपहर में आकर आप बदल भी सकती हैं।
उसका नंबर बताना था कि मेरे रोंगटे एकदम खड़े हो गए। मुझे लगा कि जैसे छातियाँ उसके सामने खुली पड़ी हैं और वह उनकी नाप ले रहा है। तन बदन में एकदम आग लग गई। जी में आया कि इसी आग में पूरी दुनिया जलाकर राख कर दूं, जला दूं उन सब लोगों को जिन्होंने मुझे जाहिल बनाकर एक जानवर की तरफ भटकने के लिए छोड़ दिया। यह कहते कहते बेनज़ीर इतनी भावुक हो गई कि आगे तुरंत कुछ बोल नहीं पाई। मैं शांत उनकी मना स्थिति को समझने का प्रयास करता रहा। मेरे मन में छात्र जीवन में पढ़े संस्कृत के 2 श्लोक गूंजने लगे। पहला, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। और दूसरा, यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरित्र। गुरु जी जब जीवन में शिक्षा का मत बताते हुए यह श्लोक पढ़ते थे तब उनकी बातों को जितनी गहराई तक समझा था उससे कई गुना ज़्यादा बेनज़ीर की स्थिति उनकी बातों ने उन कुछ मिनटों में ही मुझे समझा दिया। मैंने सोचा बेनज़ीर इन दोनों ही श्लोकों की प्रभाव सीमा में नहीं है, लेकिन उस दुकानदार के सामने जिस हाहाकारी यातना से या गुजरी उसके लिए कौन जिम्मेदार है? केवल माँ बाप या वह समाज, वह व्यवस्था भी जिसके अंग इनके माँ बाप थे, जिसके प्रभाव से अलग वह कुछ सोच ही नहीं पाया। बेनज़ीर की हालत देख मैंने सोचा आज बातचीत को यहीं विराम देना पड़ेगा, लेकिन जल्दी ही वह सामान्य होती हुई बोली। वह बिना रुके कपड़ों के कसीदे पढ़े जा रहा था। मैं शर्म संकोच से गड़ी जा रही थी। किसी तरह उसे रंग बताया, नीला और सफ़ेद, डिजाइनें बताईं जो अक्सर मोबाइल पर विदेशी औरतों को पहने देखा करती थी। लौटते वक्त मैंने अम्मी के लिए फल भी ले लिए। मेरा मन अब गुस्से को भूल चुका था क्योंकि मन की चीज़ें खरीद चुकी थी और मैं रिक्शा न करके पैदल ही घर को चली। मैं घूमना चाहती थी, खूब देर तक घूमना चाहती थी। रास्ते भर कई बार मैंने बहुत लोगों की तरफ देखा कि लोग मुझे देख तो नहीं रहे हैं। मैं दोनों हाथों में सामान लिए थी और आगे बढ़ती चली जा रही थी। मैं इतनी खुश थी कि कुछ कह नहीं सकती। खुशी के मारे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं लहरा कर चल रही हूँ। मन में कई बार आया कि घर की कोठरी में कैद रहकर हम बहनों ने कितने बरस तबाह कर दिए। कम से कम ज़िंदगी के सबसे सुनहरे दिन तो हम सारी बहनों के तबाह हो चुके हैं। हम सारी बहनों के तबाह हो ही चुके थे। हम जान ही नहीं पाए कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब्बू को यह सब करके आखिर क्या मिला हुआ? किसकी शिक्षा, किसके नियम को मानकर हम सारे बच्चों अम्मियों पर अत्याचार कर रहे थे? अम्मी की सारी परेशानी, सारी बीमारी की जड़ भी उनके जुल्म ही थे। कितना परेशान करते थे सबको। यही सब सोचती सोचती जब घर पहुंची तो 9 बज चुके थे। अम्मी परेशान हो रही थी। देखते ही बोली, अरे बेंजी बिटिया कहाँ रह गई थी? मेरी तो जान ही हलक में आ फंसी थी। और यह सब इतना सारा सामान क्या खरीद लाई मेरी बिटिया? अम्मी ने 3-4 झोले देख कर कहा। मैंने सारा सामान उन्हें दिखाया, अंदरूनी कपड़े भी। चादर को देखकर अम्मी ने कहा, क्या ज़रूरत थी इसकी? काम तो चल ही रहा था, इसकी जगह तू अपने लिए कपड़ा ले लेती। वहाँ सेंटर पर सिखाने जाती हो, कुछ अच्छे कपड़े तो होने ही चाहिए ना। मैं तो घर पर ही रहती हूँ, मुझसे ज़्यादा तुझे ज़्यादा ज़रूरत है। अंदरूनी कपड़ों को देखकर कहा, यह तुमने अच्छा किया। मैं कई दिन से सोच ही रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कैसे कहूँ, क्या कहूँ तुझसे। यह खरीद कर तुमने बहुत अच्छा किया। साथ ही अम्मी ने डिजाइन देखकर यह भी कह दिया कि ये बड़े कपड़ों वाला लेती जिससे ज़्यादा बदन ढकता। यह तो बहुत खुला है। चलो कोई बात नहीं, अगले महीने तनख्वाह मिले तो जाकर और ले आना। यह बातें कहते हुए अम्मी के चेहरे के भाव और आवाज़ में जो उतार चढ़ाव था, मुझे उससे समझते देर नहीं लगी कि अम्मी को ज़्यादा खुले कपड़े पसंद नहीं आए। इसलिए साफ साफ कह दिया कि अगले महीने जाकर दूसरा ले आना। फल के लिए कुछ ना बोली, उन्हें काट कर दिया तो मुझे भी खाने को कहा। जब रात सोने चली
रात जब सोने चली तो अम्मी के बिस्तर पर नया चादर और तकिया का गिलाफ लगा दिया। अपनी कमर सीधी करने के लिए अपने उसी अस्त व्यस्त फटी चादर बिछी बिस्तर पर लेट गई, बिना गिलाफ की तकिया लिए। दिन भर सेंटर में काम और फिर 6-7 किलोमीटर पैदल चलने के कारण मैं बहुत थकान महसूस कर रही थी। मोबाइल ऑन करके एक सीरियल देखने लगी। वह मोबाइल जिसे बहुत ही हिफाजत से मैं छुपा कर जाती थी, जिससे किसी के हाथ न लग जाए। थोड़ी देर आराम करके मैं फिर कढ़ाई पर लग गई। उसके पहले कॉपी लेकर मुन्ना ने जो कुछ लिख कर दिया था उसकी नकल कर डाली थी। सबसे पहले तो अपने लिए जो छोटे छोटे कपड़े लाई थी वह पहन कर ना पाए। उनकी फिटिंग देखकर मैं दुकानदार की तारीफ किए बिना न रह सकी। जहाँ तक मैंने उसे देखा था तो उसने एक नज़र भी ठीक से मुझ पर नहीं डाली थी। यहाँ तक कि मेरी छातियों की तरफ भूल कर भी नहीं देखा था। फिर भी इतनी सटीक नाप दी थी कि मुझे बिल्कुल फिट थी। यही हाल निचले कपड़े का भी था। यह देखकर मुझे मानना पड़ा कि तजुर्बा बहुत बड़ी चीज़ होती है। सफ़ेद वाली मैं पहने ही रही। कई बार मैंने शीशे में खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। देख देख कर इतराई कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मोबाइल में ऐसे ही छोटे छोटे कपड़ों में समुद्र किनारे चलती फिरती तमाम महिलाओं से कहीं ज़्यादा मैं अपने को खूबसूरत मान रही थी। लेकिन फिर अपनी स्थिति का अंदाज़ा होते ही मैं मायूस होकर कढ़ाई में लग गई। बमुश्किल 1.5 घंटा बीता होगा कि रियाज जायदा की आवाज़ आने लगी। उन्हें सुनते ही मेरी उंगलियां थम गईं। मैं उसी जगह जाकर बैठ गई जहां ऐसे में हमेशा बैठा करती थी। जब वह दोनों थमे तब तक मेरी हालत बिगड़ चुकी थी। मैं बिल्कुल बेचैन हो उठी। जिस कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी उसे बिस्तर पर ही एक तरफ झटक दिया। कुछ देर पहले तक जिन 2 छोटे छोटे कपड़ों को पहनकर इतरा रही थी उन्हें भी दीवारों पर दे मारा। थकान से चूर होते शरीर को जमीन पर डालकर बहाती रही आंसू जो रुक नहीं रहे थे। यह दूसरा मौका था जब दरवाज़ा फिर नहीं बंद किया था और उस दिन भी अम्मी की आवाज़ सुनकर ही नींद खुली थी। पहली बार ही की तरह उस दिन भी दीवारों से टकराए कपड़ों को पहनकर अम्मी के पास पहुंची थी। अपनी इस बात को पूरा करते ही बेनज़ीर अचानक ही मेरी तरफ गौर से देखती हुई बोली, एक बात बताइए कि ये बार बार दरवाजे के उस पार देखने, कपड़े दीवारों पर फेंकने की बात से आप मुझे सेक्सुअली बीमार या कुछ और तो नहीं समझने लगे? या बार बार सुनकर कहीं उठ तो नहीं रहे हैं? मेरी तरह सच ही बोलिएगा। बेनज़ीर ने अचानक ही यह बात कहकर मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया था। उनकी यह बात बहुत ज़्यादा गहरे तक पहुंची कि मेरी तरह सच ही बोलिएगा। लेकिन मैंने भी तुरंत खुद को संभाला और कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह। एकदम नहीं, मैं आपके लिए ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। आप जो कह रही थी, जिन हालात से तब गुजर रही थी, वह सब उसका ही परिणाम था। एक स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रिया थी, इसके सिवा कुछ नहीं। बेहद सामान्य सी बात थी। तो उस दिन आपकी अम्मी नाराज़ हुई देर तक सोने के लिए, या कुछ शक सुबह किया? यह सुनकर बेनज़ीर बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं दिन भर ट्रेनिंग सेंटर में खुद को खपाती रही। अपनी हालत, अपनी ज़िंदगी पर मेरा मन भीतर ही भीतर इतना रो रहा था कि उसका अक्स मेरे चेहरे पर दुनिया भी आसानी से पड़ने लगी। मेरा ध्यान इस तरफ तक गया जब बीच में एक बार मुन्ना ने आकर पूछा, बेनज़ीर जी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तबीयत ठीक ना हो तो घर जाकर आराम करें। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, शायद गर्मी ज़्यादा है इसलिए कुछ पसीना आ जा रहा है। तो मुन्ना ने कहा, घर हो या बाहर, हर जगह मुझे बेहद अदब से पेश आता था। मुन्ना, घर हो या बाहर, हर जगह मुझसे बहुत ही ज़्यादा बेहद अदब से पेश आता था। उन्होंने कहा, आप चाहें तो थोड़ी देर मेरे कमरे में बैठ जाइए, एसी में आराम मिलेगा। वह रोज़ मुझे पढ़ाने से लेकर अपने लैपटॉप पर ऑनलाइन सेल आदि सब के बारे में कुछ न कुछ बताते रहते थे। मैं उनकी बातें बड़ी जल्दी समझती रही, क्योंकि मोबाइल पर दुनिया भर की चीज़ें मैं बराबर काफ़ी समय से देखती ही आ रही थी। कई बार मुन्ना ने कहा भी, आप तो बड़ी जल्दी सीख समझ लेती हैं।
मैंने उनसे नहीं बताया कि मैं मोबाइल बहुत पहले से चलाती आ रही हूँ। उनकी मेहनत मेरी लगन का परिणाम था कि मैंने अगली तनख्वाह वाले दिन जीवन की एक और सबसे बड़ी खुशी महसूस की। मैंने तनख्वाह अंगूठा लगाकर नहीं, साइन करके ली। उस दिन की मेरी खुशी पहली तनख्वाह मिलने की खुशी से कई गुना ज़्यादा थी। एक बार फिर मैं शॉपिंग करने गई, दुगने पैसे लेकर। असल में अब मैं ऑनलाइन खरीदारी के संजाल में प्रयोग होने वाले शब्दों को अपने व्यवहार में भी ला रही थी। इस बार भी पहले किस्त जमा की, फिर अम्मी के लिए कपड़े खरीदे, अपने लिए 2 सेट कपड़ा लिया, 2 लेगी और कुर्ता। मैं जब पहले लड़कियों को लेगी या कुर्ता पहने देखती तो मेरा बड़ा जी करता कि मैं भी पहनूं। कई साल पुरानी उस इच्छा को मैंने उस दिन पूरा किया। एक बार फिर से गड़बड़झाला गई उसी दुकानदार के पास जिससे पहली बार खरीदारी की थी। दुकान भूल गई थी, इसलिए काफ़ी देर तक ढूंढना पड़ा। जब पहुंची तो कुछ लड़कियां पहले से ही खरीदारी कर रही थी। वह अपनी पसंद बता रही थी और दुकानदार बड़े अदब से दोनों कपड़े निकाल कर दिखाता जा रहा था। वह पढ़ने लिखने वाली लड़कियां लग रही थीं, यही कोई 18 से 20 के बीच की रही होंगी। उनका खुलापन, साफ गोई सब कुछ मुझे अच्छी लगी। वह डिजाइनों के तमाम अलग अलग तरह के नाम बता रही थी और फिर जो खरीदा उसने मुझे रोमांच के गहरे दरिया में डुबो दिया। मैं गई थी बदन के ज़्यादा हिस्से को ढकने वाला कपड़ा खरीदने के लिए, लेकिन खरीद लिया वह जो उन लड़कियों ने खरीदा, जिसे वह थोंग कह रही थी। मन में आया कि पतली सी पट्टी के अलावा इसमें कोई कपड़ा है ही कहाँ। आखिर 2 सेट मैंने सबसे ज़्यादा शरीर ढकने वाला भी खरीद लिया और बहुत सी खरीदारी करके मैं लदी फंदी करीब 9 बजे घर पहुंची। अम्मी परेशान तो थी, लेकिन पहली बार की तरह नहीं। इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तूने इतने पैसे क्यों बर्बाद कर दिया। मैंने उन्हें थोंग छिपा कर बाकी सारी कपड़े दिखा दिया। उन्हें देखकर बोली, हाँ यह ठीक है। लेकिन लेगी देखकर बोली, बिन जी यह पहने होगी, इसे पहनकर तो लगता है जैसे सारी टांगे खुली हुई हैं। कपड़े पहने ही नहीं है, बस शरीर का रंग बदल गया। यहाँ दुकान पर बैठी बैठी दिन भर में तमाम जनानियों को देखा करती हूँ। कुर्ता इतना खुला रहता है कि जरा सी हवा चलती है या फिर चलते समय दोनों अंग दिखते हैं। लगता है जैसे अम्मी कुछ आगे बोले उसके पहले ही मैंने कहा, अम्मी मैं कुर्ता नीचे तक सिला हुआ पहनूंगी। फिर भी तुझे ठीक ना लग रहा हो तो मैं कल वापस करके दूसरा ले आऊँगी, तुम परेशान ना हो। मेरी बात सुनकर अम्मी पता नहीं क्या सोचती रहे। मैं भी भीतर ही भीतर दुखी हो रही थी कि मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। अम्मी जो आज़ादी दिए जा रही हैं, हमें उसका बेजा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। यह सब करना एक तरह से उन्हें दुखी करना है, यह मुनासिब नहीं है। उन्हें एकदम गुमसुम देखकर मैं एकदम परेशान हो गई। इतनी भावुक हो गई कि आंखों में आंसू आ गए। मुझे अम्मी की भी आंखें आंसुओं से भरी लगी। उनके होंठ मुझे फड़फड़ाते हुए से लगे। मुझे यकीन हो गया कि मेरे कारण उनको बहुत दुख हुआ है। उनकी मनसा, उनका मिजाज मुझे पिछली बार ही समझ लेना चाहिए था, जब उन्होंने दोनों कपड़ों को देखकर कहा था कि यह बहुत छोटे हैं। मैंने अम्मी का एक हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, अम्मी तू बिल्कुल परेशान ना हो, मैं यह सब कल वापस कराऊंगी। जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही ले आऊँगी। तेरी मर्जी के खिलाफ मैं एक कदम भी नहीं बढ़ाने वाली। अब शांत भी हो जाओ। मेरी यह बात सुनकर वह एकदम मुझे देखती हुई बोली, अरे बिन जी बिटिया, तुम यह क्या कह रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। मैं तो यह सोच रही हूँ कि मैंने जीवन भर शौहर के चक्कर में पड़कर अपने सारे बच्चों की नरम भावनाओं, उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को कैसे एक जल्लाद कसाई की तरह जबा करती आई। कैसे अपने ही हाथों अपने बच्चों की फूल सी नाजुक दुनिया में आग लगाती रही। तब तक लगाती रही जब तक कि उनकी दुनिया जहन्नुम न बन गई, ऊब कर सारे बच्चे छोड़कर चले न गए। वह दोनों बड़ी लड़कियां भी घर छोड़कर भागी तो इसके लिए वह नहीं, अकेले मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये तो ऐसे हालात हैं कि तेरी जैसी मासूम जमीन संतान आज भी मेरी चुन्नी पकड़े मेरे पीछे पीछे चल रही है।
मैं परवरदिगार की शुक्रगुजार हूँ बिटिया की तूने मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझे आईने में मेरे गुनाह और सच दोनों दिखा दिए हैं। मेरी बेनजीर, मेरी प्यारी बेनजी, तू अभी की अभी यह सारे कपड़े पहनकर मुझे दिखा। मैं देखना चाहती हूँ कि इन प्यारे प्यारे कपड़ों में मेरी बेनजी कितनी प्यारी लगती है। यह कपड़े प्यारे या कपड़े ज़्यादा प्यारे हैं या मेरी बेनजी? जा बेटा जा, जल्दी कर। मैं अम्मी की बात सुनकर अचरज में पड़ गई कि अम्मी को ये क्या हो गया है। या मेरी वही अम्मी है जो आंगन में भी सिर से दुपट्टा हट जाने पर भी चीख पड़ती थी, और आज मारी खुशी के मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैं उनकी बात को टालना चाह रही थी, लेकिन अम्मी की जिद के आगे मुझे मानना ही पड़ा। जब मैं पहन कर आई तो देखा अम्मी सामने की दीवार एकटक देखे जा रही हैं। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि कुछ ऐसा करूं कि अम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। बड़ी गमगीन सी बैठी हैं। तुरंत फुरत मुझे जो सूझा मैंने वही किया। दरवाजे पर एकदम ऐसे खड़ी हो गई जैसे कपड़ों के विज्ञापन में तमाम मॉडल खड़ी होती हैं, ऐसे ढंग से कि ज़्यादा खूबसूरत लगे, लोगों की नज़र उन पर से न हटे। मैं एक हाथ ऊपर करके दरवाजे को पकड़ी हुई थी, दूसरा कमर पर था। कमर के पास से एक तरफ को लूस दिए हुई थी। एक पैर बिल्कुल सीधा था तो दूसरा घुटने के पास से थोड़ा मुड़ा हुआ। मैं चेहरे पर गुमान के भाव लाकर खड़ी हुई, बिल्कुल मॉडल की तरह। फिर जैसे पिक्चरों में हीरोइनें सुरीली आवाज़ में बोलती हैं हेलो, उसी तरह आवाज़ बदल कर बोली हेलो मॉम। अम्मी की जगह मॉम बोली। यह सुनकर अम्मी चीखती हुई पलटी और मुझ पर नज़र पड़ते ही कुछ देर तक मुझे देखती रही। फिर उन्हें हंसी आ गई। कहा अरे तू तो ऐसे आवाज़ बदल कर बोली कि मैं समझी न जाने कौन आ गया। अच्छा एक बार फिर से वैसे ही बोल जैसे अभी बोली थी। मैं अभी तक चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए मॉडलों की तरह ही स्थिर खड़ी थी। कमर पर रखे हाथ में नया मोबाइल था जो आज ही खरीदा था, लेकिन डर के मारे अम्मी को बता नहीं पाई थी। अम्मी के कहने पर मैंने दोबारा हेलो मॉम कहा तो वह खिलखिला कर हंस दी। उनकी खुशी देखकर मैं खुशी से पागल हो गई, दौड़कर उनके गले से लिपट गई। मैंने कहा अम्मी तू अब ऐसे ही खुश रहा कर, मैं तेरे चेहरे पर उदासी नहीं देखना चाहती, हमेशा हंसी खुशी देखना चाहती। अम्मी मेरी बात सुनकर सिर हिलाते हुए बोली बेनजी जैसी खूबसूरत हूर सी होनहार बेटी जब मेरे साथ है तो उदासी मेरे पास पटक ही नहीं सकती मेरी बच्ची। अम्मी की खुशी, अपनी तारीफ, उनकी दुआओं से मैं फूली न समाई और अम्मी को संकोच के साथ मोबाइल के बारे में बताया कि अम्मी तुम्हें मालूम ही है कि मुन्ना कह रहे थे कि एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूरी है, तो पिछली बार के कुछ पैसे मिलाकर यहाँ ले आए तुमसे पूछे बिना। अम्मी माफ़ करना। अम्मी ने मुझे कुछ कहने के बजाय गले से लगा लिया। तो या कह सकते हैं कि बेनजीर या कहकर चुप हुई। तो मैंने कहा तो यह कह सकते हैं कि यह वह समय था जब आपके जीवन में आज़ादी, एक इंसान को इंसान होने का एहसास कराने वाले अधिकार मिलने शुरू हुए, सांसों पर लगी पाबंदियाँ हटनी शुरू हुई। मेरे इस बात पर बेनजीर बोली हाँ कह सकते हैं। यह वह समय था जब मेरे घर ने कैद जाहिलियत में घुटी सांसों की जगह आज़ादी, नॉलेज की रोशनी देखना शुरू किया कि ऊपर वाले ने जीवन दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।